देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कहानी कुर्सी की का वक्त हो चुका है। आज हम बात करने जा रहे हैं दत्तात्रेय होसबोले के उस बयान की जिसे लेकर छिड़ा हुआ है सियासी घमासान। आरएसएस ने संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों की समीक्षा करने का बड़ा मुद्दा उठाया है। आरएसएस में नंबर 2 कद के माने जाने वाले दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष यानी समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द आपातकाल के दौरान शामिल किए गए थे और ये कभी भी उस संविधान का हिस्सा नहीं थे जिसे बीआर अंबेडकर ने तैयार किया था। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसकी प्रस्तावना में ये शब्द कभी भी नहीं था। आपातकाल के दौरान जब मौलिक अधिकार निलंबित किए गए, संसद ठप पड़ी हुई थी, काम नहीं कर रही थी, न्यायपालिका पंगु हो गई थी, तब ये शब्द जोड़े गए। दत्तात्रेय ने कहा कि इस मुद्दे पर बाद में चर्चा हुई लेकिन प्रस्तावना से उन्हें हटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि प्रस्तावना में इन शब्दों को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। सबसे पहले आपको सुना देते हैं पूरा स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद फिर हमारे मेहमान इस वक्त स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, एयर कॉमोडोर एस बहल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सल्यूट फॉर टू यू टू, और सुमीर चौगावकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आप सुने दत्तात्रेय होसबोले ने क्या कहा। आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 2 शब्द जुड़े गए हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे पहले। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? सेक्युलरिज्म का शब्द भारत संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है। विचार में होंगे सेक्युलरिज्म के, बाकी गवर्नमेंट पॉलिसीज में है, स्टेट पॉलिसी में है, वो अलग बात है। तो इन 2 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए। बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उस के प्रस्तावना में ये 2 शब्द नहीं थे। तो इसके उद्देश्य क्या है, विचार किया जाए। इस इमरजेंसी में जब देश के मौलिक अधिकार नहीं थे, देश के संसद नहीं था, न्यायांग पंगु बन गया था, उस समय आपने इसको जोड़ दिया। तो इसलिए ऐसे कई बातें आज भी समीक्षा करने के लिए हैं। दत्तात्रेय के द्वारा दिया गया यह बयान ये संघ की विचारधारा के अनुरूप तो हो सकता है, लेकिन ऐसे मौके पर जब चुनाव एकदम नजदीक आंखों के सामने दिखाई दे रहा हो, जब संविधान बचाओ के नारे राहुल गांधी लगाते आ रहे हो, जब लाल किताब को बार बार लहराया जाता आ रहा हो, जब पीडीए की बात कही जा रही हो, तब समाजवाद के शब्द को, इस विषय को उठाना, इसका कितना नफा होने जा रहा है, किसका नुकसान होने जा रहा है, आज इसी के इर्द गिर्द हमारी चर्चा की हम कहानी कुर्सी की में शुरुआत करेंगे। सबसे पहले विजय त्रिवेदी जी, उन्होंने तो जो बोलना था बोल दिया, लेकिन इसके रिपरकशन क्या होने जा रहे हैं? चुनाव सामने दिखाई दे रहा है। पिछली मर्तबा याद है लालू यादव जी ने जब आरक्षण के मुद्दे को, यानी कि जब मोहन भागवत के एक बयान को उसको पकड़कर पूरे चुनाव में घुमाया था, तब बीजेपी की क्या हालत हुई थी, उन्हें कितना नुकसान झेलना पड़ा था। नीतीश और लालू साथ आकर खड़े हो गए थे, तब चुनाव का समीकरण क्या बैठा था, ये बीजेपी भी बहुत अच्छे से जानती है। और फिर ऐसे मौके पर यह बड़ा बयान और दत्तात्रेय होसबोले जो कि संघ में नंबर 2 है। बिल्कुल ठीक बात है। दत्तात्रेय होसबोले संघ की वॉइस नंबर 2 कहना तो अलग है, वो नंबर 1 है एक्चुअली, वो CEO ऑफ द संघ है। मतलब जो वो कहते हैं वही फाइनल वर्ड है, उसमें कोई इधर उधर की बात नहीं। उन्हें आप नंबर 2 कह दें, नंबर 1 कह दें, क्योंकि आरएसएस प्रमुख के तौर पे वो हो, लेकिन संघ का जो CEO होते हैं वो महासचिव या सर कार्यवाह होते हैं। आपने जहाँ से बात शुरू की वो बिल्कुल ठीक बात है कि 2015 को याद कीजिए, आरएसएस प्रमुख थे भागवत साहब, उन्होंने कहा था कि रिजर्वेशन के मसले को रिकंसीडर करना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं था कि खत्म करना है या हटाना है, ये बात नहीं कही थी। और आज
हौसबोले जी भी वही बात कह रहे हैं कि संविधान में ये जो दो शब्द हैं सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, इनको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, इस पर डिबेट होनी चाहिए जी। 15 से 2025 में बड़ा फर्क क्या आ गया कि अभी 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने संविधान हटाओ का जो इंडिया ब्लॉक का राहुल गांधी जी का नैरेटिव था, उसके चक्कर में बड़ा नुकसान उठाया है 63 सीटों का। उस नैरेटिव का, भले ही आप उसे फेक नैरेटिव कहें, सही नैरेटिव कहें, जो भी था, लेकिन उस नैरेटिव में ये कहा गया था कि यदि ये 400 पार आ गए तो संविधान बदल देंगे। अब जब आज दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि इन दोनों शब्दों को हटाने पर विचार करना चाहिए, उन्होंने नहीं कहा है, इसको भी थोड़ा सा स्पष्ट रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इस पर चर्चा होने की जरूरत है। लेकिन इसको जो अपोजिशन है वो उसको उसी तरह से लेगा कि भाई ये फिर से संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। अब वो संविधान को बदलने का नैरेटिव बिहार के चुनावों में फिर से वही जाति और आरक्षण को लेकर आ जाएगा, तो कितना असर करेगा ये तो बाद में देखने की बात है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए कि ये दोनों शब्दों को लेकर 3 बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट के हुए हैं, समझे। एक है केशवानंद भारती का केस है जो 1973 का है। आप कहेंगे ये तो बाद ही 76 में हुआ है, लेकिन उसमें भी प्रियम्बल को लेकर और सोशलिज्म को लेकर बड़ा फैसला किया गया और बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर बात की गई। फिर 1980 में मिनर्वा मिल्स का केस है जिसमें प्रियम्बल की बात की है, और 1994 का बॉम्बे केस है। तीनों केसेज में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि एक तो सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, ये पार्ट ऑफ ईथोज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान की आत्मा है। तो ये कहना कि नहीं वो 75 में 76 में लागू किया गया था और उस समय नहीं था, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया। दूसरी बात कही कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। तो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि ये भी बॉम्बे केस में कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में ही तो एडिशन हुआ था सर, सवाल यहीं से तो शुरू होता है कि प्रियम्बल तो पहले, उसके बाद तो 94 में संविधान उस पर आ गया ना फैसला जी, बॉम्बे केस में फैसला आ गया जिसमें कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता। बहुत सारे मामले हुए हैं, अब इस पर आज इतनी लंबी चर्चा नहीं हो सकती कि गोलकनाथ केस में किस तरह से क्या, केशवानंद भारती केस में कैसे हुआ, बॉम्बे केस में कैसे हुआ, मिनर्वा मिल्स में कैसे हुआ, लेकिन फाइनल वर्ड अभी तक सुप्रीम कोर्ट का ये है। और अभी भी संविधान और सुप्रीम कोर्ट की जो बहस हो रही है उसमें संसद के पास मौका है कि वो देखिए, लेकिन जो उसके नफा नुकसान की मैं बात करी, अब संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्दों को हटाने वाली संघ की इस थ्योरी से ये ऑपोजिशन को एक मौका मिल गया है, और ये मौका कांग्रेस पार्टी को मिला है। और कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला गया जिसमें ये कहा गया कि बीजेपी और आरएसएस हमेशा से ही संविधान विरोधी रही है। कांग्रेस ने कहा कि आरएसएस बीजेपी बाबा साहेब के संविधान को खत्म करने की साजिश रच रही है। और आज प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उनका भी मैं बयान सुन रही थी, वो भी ये कह रहे थे ये तो हमें पहले से पता था, पहले आरक्षण को लेकर कह रहे थे और अब ये समाजवाद शब्द को लेकर कह रहे हैं। एक बार फिर से संविधान बचाओ फ्रंट वैसे ही खड़ा हो जाएगा हर्षवर्धन जी? नहीं, बड़ा मैं तो आश्चर्यचकित हूँ इस बहस को लेकर, और मुझे इस पर भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि विजय जी ने कहा कि 94 में सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि नहीं ठीक है, आपातकाल में जो हत्या कर दी थी इंदिरा गांधी ने संविधान की वो ठीक है। मतलब संविधान की हत्या कर देगी कोई सरकार और उसको सुप्रीम कोर्ट किसी फैसले में किसी संदर्भ में बोल देगा, वो मान लिया जाएगा? इस देश के लोगों को पता होना चाहिए ना कि सोवरेन डेमोक्रेटिक कंट्री है, सोशलिस्ट और सेकुलरिस्ट ये जोड़ा गया, सोशलिज्म सेकुलरिज्म जोड़ा गया मतलब क्या कि किसी के दिमाग में नहीं था। फिर एक इसकी सफाई आनी चाहिए, बाकायदा संविधान सभा में इस पर बहस हुई, बाबा साहब अंबेडकर ने जो कुछ कहा है सोशलिज्म पर वो सुन लेना चाहिए। क्या इस देश में जो कैपिटलिस्ट होगा वो द्वितीय दर्जे का नागरिक है? एक सामान्य प्रश्न नहीं खड़ा होता है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उस आंदोलन में था जिससे निकलकर संघ के प्रचारक रहे, उस लंबे समय तक राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे, अभी सरकार वहां है। कल उन्होंने जो कहा, चूंकि उस कार्यक्रम में मैं भी उपस्थित था, उन्होंने कहा कि जो चीजें प्रस्तावना में है, शाश्वत जो भाव है, उस शाश्वत भाव में क्या ये दोनों शब्द जुड़ते हैं? क्योंकि जब हम सोवरेन डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं तो ये प्रियम्बल का शाश्वत भाव है, जस्टिस होना चाहिए। मैं तो भाव से आगे की बात कर रही हूं ना, ये तो जनता डिसाइड करेगी कि इसका नफा होने जा रहा है या नुकसान होने जा रहा है। संघ ने जो बात कही, दत्तात्रेय ने जो बात कही, क्या उससे बिहार इलेक्शन में बीजेपी को नुकसान नहीं हो जाएगा? क्या इसका फायदा लालू प्रसाद यादव नहीं उठाने जाएंगे? वो ये नहीं कर सकते कि भाई आपकी थ्योरी तो हमेशा से समाजवाद के खिलाफ रही है, देखें आरएसएस क्या कह रही है। समाजवाद के खिलाफ तो कांग्रेस भी रही है। एकवाद इस देश की पहचान कैसे हो सकता है? इतना शर्मनाक बयान कैसे कोई दे सकता है? एकवाद भारत की पहचान हो जाएगा? भारत जो हजारों वर्षों की सभ्यता है वो एक समाजवाद जो नया नया पैदा हुआ शब्द है वो उसके साथ जुड़ जाएगा।
और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब इसको आप सवाल पूछेंगे, दत्तात्रेय होसवाले संविधान बचाने की बात कर रहे हैं या बदलने की बात कर रहे हैं? वो बचाने की बात कर रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि ये बचा नहीं रहे, बदल रहे हैं, वो बदल चुके हैं। इन दोनों चीजों को आप साफ साफ देखिए ना। जब आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी ने देश पर डंडा चलाया, देश के लोगों के हर अधिकार को छीन लिया, किसी को भी उठाकर रात में जेल में डाल दिया, किसी को भी कहीं जा रहा है तो बंद कर दिया, जो गूंगा था उसके ऊपर देशद्रोह के नारे लगाने का आरोप लगा दिया, यानी जो बोल ही नहीं सकता था। इस तरह के अत्याचार के समय में आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं एक जो संशोधन हुआ तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। कहां की बातचीत हम लोग कर रहे हैं? और इसके आगे आ जाइए, क्या भारतवर्ष में जो संविधान बना है, जो वो नायक बैठे थे उनके अंदर वो भावनाएं नहीं थी? क्या वो भावनाएं अगर नहीं होती तो ये संविधान बन पाता? संविधान बना इसलिए क्योंकि हमारे देश की सभ्यता संस्कृति है। और मैं फिर कह रहा हूं एक जरूरी बात, और आप ये सारे लोग जो अभी इस शो को देख रहे हैं जरा ध्यान से देख लीजिए। नीतीश जी और भाजपा एक साथ हो जाएं तो कौन सा समीकरण चलता है? नीतीश जी और लालू वो एक साथ हो जाएं तो कौन सा समीकरण चलता है? टीवी की डिबेट में बड़े बड़े विश्लेषक आपके सामने झूठ बोलते हैं कि 2015 में मोहन राव भागवत के बयान की वजह से जातीय उन्माद बढ़ा। ये नीतीश और लालू का समीकरण था जिसने बिहार के चुनाव परिणाम पर इतनी सामान्य ये जातीय समीकरण जाता है। ये जातीय समीकरण है जो अभी 2015 के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी। लेकिन जब भी इस तरह से संविधान के अंदर परिवर्तन करने की बात या प्रियम्बल के अंदर परिवर्तन करने की बात आती है तो ये सबसे बड़ा मौका होता है विपक्षी दलों के पास कि आप संविधान में बदलाव करना चाहते हैं। मूल रूप में ले जाना, दोनों का फर्क है। हम लोग गलत शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं अगर ये कह रहे हैं परिवर्तन। परिवर्तन नहीं, जो ये संविधान था वही होना चाहिए, नहीं ये सवाल पूछे ना। मैं तो डेविल एडवोकेट की भूमिका निभाऊंगी ना हर्षवर्धन जी। नहीं, वो मैं आरजेडी के पर्सपेक्टिव से भी बात बोलूंगी, मैं कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से भी बात रखूंगी। आरएसएस की थ्योरी से क्या बिहार के इलेक्शन में टर्न होगा? क्या बीजेपी को नुकसान हो सकता है? यह नुकसान इसलिए क्योंकि संविधान बचाओ के नारे आप माने या ना माने, अगर कांग्रेस पार्टी 90 तक पहुंच पाई है, बेहतर कर पाई है इस इलेक्शन में, तो एक नैरेटिव उसने भी काम किया। ये बीजेपी के आला नेता भी कहते हैं, सामने ना बोले लेकिन अंतर कहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कोई बात कहता है तो संघ राजनीतिक रूप से कोई नफा नुकसान की बात नहीं करता। संघ इस बात की चिंता नहीं करता कि इससे भारतीय जनता पार्टी को नफा होगा या नुकसान होगा। संघ राष्ट्र हित की बात करता है, जो देश हित में, जो समाज के हित में है, वह संघ बात करता है। 2015 में मोहन भागवत जी ने कहा था वो समाज के हित में था इसलिए कहा था, ठीक है। 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव मिलकर चुनाव लड़े, इसके कारण वो चुनाव परिणाम ऐसा गया। लेकिन ठिकरा मोहन भागवत जी का फोड़ने की कोशिश की गई कि मोहन भागवत जी ने कहा इसलिए यह परिणाम हुआ। कल दत्तात्रेय होसबोले जी ने जो कहा संघ के जो सरकारवा है, अब संघ में कहा जाता है कि नंबर 2 है, नंबर 1 है। भाई अब संघ तो ये बात नहीं मानता, संघ में तो सभी स्वयंसेवक है और सभी प्रचारक है। ये तो दायित्व की बात है कि आज दत्तात्रेय होसबोले जी के पास दायित्व पहले भैया जी जोशी के पास था। नहीं, मेरा सवाल बड़ा साफ है, क्या बीजेपी को नुकसान होगा इस तरीके के बयान से या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? संघ क्या बयान दे रहा है, ग्राउंड पर इसका कोई असर नहीं? मुझे लगता है कि एक चुनाव के नफा नुकसान को लेकर जो परिवर्तन होना चाहिए, जो सच्चाई है, उससे मुंह मोड़ना ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को भी इस बारे में चर्चा करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी तो जाने जाते हैं इस बात के लिए, वो तो कहता है कि भाई राजनीतिक परिणामों से मैं किसी बात को नहीं करता हूं, देश हित में जो होता है, भविष्य में देश को जिस चीज का फायदा होगा उसे मैं लेकर जाता हूं। तो मुझे लग रहा है कि 2014 से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2025 11 साल हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा है ये पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए थी और केंद्र सरकार को उस पर आगे बढ़ना चाहिए था। संघ के सरकार ने जो कल कहा है, मुझे लग रहा है कि ये संघ के विचार है और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष आप ये कह रहे हैं संघ के विचार हैं, संघ तक सीमित है, इसका इलेक्शन पर कोई इंप्लीकेशन नहीं है, यस और नो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत चुनाव में असर पड़ने वाला है। चुनाव अपने जातिगत समीकरणों से लड़े जाते हैं, अपने राजनीतिक समीकरणों से लड़े जाते हैं, कई और मामले होते हैं। संघ समाज की बात करता है और संघ को लगता है तो संघ ने अपनी बात की और मुझे लग रहा है उस बात को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, केंद्र सरकार के शीर्ष नेतृत्व को और प्रधानमंत्री को यह सुनना चाहिए कि चल जो दत्तात्रेय होसबोले जी ने कहा है और इस पर व्यापक चर्चा होना चाहिए। मुझे लगता है कि लोकसभा में इस पर चर्चा हो। अभी पार्लियामेंट का सेशन 21 तारीख से शुरू हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी इसकी शुरुआत करे, केंद्र सरकार इस पर चर्चा करवाए और मुझे लग रहा है कि अगर केंद्र सरकार को लगता है तो फिर वापस जो 2 शब्द इंदिरा गांधी ने उस समय जोड़ दिए थे, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, मुझे लगता है कि अब यह समय है कि उसे वहां से हटाने के लिए केंद्र सरकार आपको लग रहा है। लेकिन अगर ये बीजेपी को लग रहा होता विजय जी तो बीजेपी इस पर बोलती ना। शायद बीजेपी अभी इस तरीके की किसी भी चर्चा में नहीं जाना चाहती जहां पर संविधान को बदलने या जैसे हर्षवर्धन जी कह रहे हैं उसे अपने मूल रूप में लाने या किसी परिवर्तन के लिए बीजेपी करती ना, नहीं कर रही है चर्चा, नहीं इस बात को आगे बढ़ा रही क्योंकि वो भी समझ रही है कि इससे नुकसान हो सकता है।
देखिए मीनाक्षी जी, एक तो पहले संघ को ये स्पष्ट करना चाहिए कि उसे शब्दों से प्रॉब्लम है या समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता से प्रॉब्लम है। पहले ये तो साफ करे संघ कि वो शब्द क्या संविधान में जुड़ने से, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ये इथोस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जब डिबेट हुई उसमें भी ये बात कही गई कि इथोस ऑफ कंट्री जो है ना वो है सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म। ठीक है, अब आप पहले तो समाजवाद पर बहस करने से पहले संघ को या जो भी लोग मांग कर रहे हैं उनको स्पष्ट करना चाहिए कि वो समाजवाद से परेशान है, धर्मनिरपेक्षता से परेशान नहीं है, उनके खिलाफ हैं, पहली बात। और ये बात हुई है 76 में, 42nd अमेंडमेंट हुआ 46 में। उसके बाद 20 साल मिला है मौका, 20 साल आपको सरकार में रहने का। वाजपेयी सरकार को 3 साल, जनता पार्टी सरकार को 2.5 साल और 11 साल ये, तो 20 साल आपके पास थे। संघ की भूमिका कोई आज होसबोले जी के बोलने से थोड़ी हुई है, ये तो उनका विचार हमेशा से ही है। तो 20 साल में आपने ये काम नहीं किया, और वो तब भी नहीं किया जब 303 का आपके पास मौका था, क्योंकि आप जानते हैं कि आप उस लड़ाई में नहीं चल सकते आगे। और ये बहस हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं ना, जैसे समीर जी ने भी कहा संसद में बहस हो जाए कि भाई ठीक है, बहस होने में कोई परेशानी नहीं है ना, चर्चा हो जाएगी और सरकार चाहेगी, सरकार के पास ये था। आप देखें ना, बोल्ड अक्षरों में हम वहां ऊपर लाल पट्टी में भी लिखकर पूछ रहे हैं कि क्या इलेक्शन पर इसका कोई असर होता है जब हम समाजवाद को जब आप ये कहते हैं कि 2015 में आरजेडी और नीतीश कुमार जी के जीतने से बदला नतीजा, तो 2024 में तो नीतीश कुमार जी आपके साथ थे, क्या हुआ? नीतीश कुमार और आरजेडी के साथ होने से यदि चुनाव का नतीजा बदला है बिहार का, तो 2024 में तो नीतीश कुमार तो साथ में थे भारतीय जनता पार्टी वो यानी जाति इक्वेशन है। एक क्विक कमेंट बहल साहब इसमें देना चाह रहे हैं। मैं बहुत दत्तात्रेय जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। उन्होंने जो 2 चीजें बहुत ही अहम कही हैं इसके अंदर, वो है सेकुलरिज्म, जो 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंदर ये जो वर्ड आया था सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये 2 वर्ड जरूर ऐड किए गए थे। और उन्होंने ये कहा कि इस पे विचार करना चाहिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको करना चाहिए। लेकिन मैं इसमें एक चीज और एंगल ऐड करना चाहता हूं कि इसको लोग कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। जो कि फील्ड मार्शल जो जनरल हैं आसिम मुनीर, उनके लिए तो ये म्यूजिक होगा। वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे जो मैं कर नहीं पाया पहलगांव के अंदर, शायद ये डिबेट उसको कर दे। यानी कि जो वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड या जो कराना चाहते थे पहलगांव के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन भी और जो खासकर माइनॉरिटीज हैं वो इसको कहीं दूसरे तरीके से ना देखे और इलेक्शन के अंदर एक मेजर मुद्दा ना बन जाए। माइनॉरिटीज, आपने एक और इसमें इंपॉर्टेंट एंगल जोड़ा है। एक और खबर मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 में होने हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने अभी से चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट और एनआरसी को अपना नया हथियार बनाया है। ममता बनर्जी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के नाम पर पूरे देश में एनआरसी लागू करने की प्रक्रिया हो रही है। उन्होंने दावा किया कि इस लिस्ट में माता और पिता के नाम जाति प्रमाण पत्र के आधार पर शामिल किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार और बंगाल समेत 6 राज्यों में चुनाव आयोग विशेष गहन मतदाता सूची रिवीजन कैंपेन शुरू करने जा रही है, और इसका उद्देश्य यह है कि अवैध नागरिकों को वोटर लिस्ट से हटाकर एक सटीक और विश्वसनीय मतदाता लिस्ट तैयार करना है। इस साल के अंत तक बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिस पर वहां से ये जो प्रक्रिया उससे पहले ही शुरू हो रही है। ममता बनर्जी ने अभी से यह मुद्दा उठाकर पश्चिम बंगाल में एक मैसेजिंग शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल में यह मुद्दा इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा हमेशा से ही गर्म रहा है, और वहां पर विपक्ष यानी कि बीजेपी लगातार इस मुद्दे को हवा देती रही है कि जो बंगाली है उसी को ही मतदान का अधिकार है, रोहिंग्या मुसलमानों का नहीं, जो कि कोर वोटर है ममता बनर्जी के। आप पहले सुने क्या कहा गया है। এতে অনেক ঘাবলা আছে, মানে স্ক্যাম আছে। বিহারটা তো আসলে বিজেপির গভর্নমেন্ট কিছু করবে না। দে উইল নট অ্যাক্ট ফর বিহার। অনলি 3 months আর লেফট। হোয়াট এভার বিজেপি উইল সে দ্যাট দে উইল ফলো। বাট ফর বেঙ্গল দিস ইজ they are targeting actual Bengal. They are targeting actual migrant workers. They are targeting actual the Bengal people. Because they are afraid. But Election Commission cannot do it unilaterally without talking to the political parties. Political parties are not the bonded labor. Elected government are not the bonded labor. Or the political parties, whoever it may be.
আই রেসপেক্ট অল দ্য পলিটিক্যাল পার্টিস, তাদের ইডিওলজি আলাদা হতে পারে, তাদের সিস্টেম আলাদা হতে পারে, বাট অনলি টু হেল্প বিজেপি এবং প্রচারকদের দিয়ে এইসব প্ল্যানগুলো করানো হয়েছে। अब ये ममता बनर्जी की चिंताओं को क्यों बढ़ा रहा है, ये वाजिब है। इसमें मैं प्रश्न ना भी पूछूं हर्षवर्धन जी, आप जानते हैं कि ममता बनर्जी क्यों परेशान है? क्योंकि उनका कोर वोटर कहीं उनसे ना दूर हो जाए, कहीं इलेक्शन कमीशन की मतदाताओं की लिस्ट उनके वोट ना घटा दे, उन्हें इस बात की चिंता सता रही है। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम, उसके रिवीजन का काम, उसमें जहाँ जहाँ है वेरिफिकेशन का काम, ये होता ही रहा है। अब उसको चुनाव आयोग ने थोड़ा और स्ट्रांग मेजर्स लिए हैं, क्योंकि बार बार विपक्ष की पार्टियां, और वो ठीक भी है, लोकतंत्र में सवाल खड़े होते रहते हैं, सवालों का जवाब आना चाहिए। एक समय में सवाल ईवीएम पर था, फिर ईवीएम के साथ मशीन के साथ वीवीपैट लगेगा, फिर 5% पे लगेगा, फिर सब पर लगेगा, फिर पर्ची निकलेगी कि नहीं निकलेगी, फिर उन पर्चियों को कितना होगा, फिर 3 जो लोग हैं उनमें से कोई भी अदालत जा सकता है। यहां तक तो हम आ गए। अब मतदाता सूची को दुरुस्त किया जा रहा है, चुनाव आयोग की तरफ से भी है, सरकार भी बार बार कह रही है कि भाई इसको आधार कार्ड से लिंक कर दीजिए। एक बार हर्षवर्धन त्रिपाठी का कहीं वोट हो गया तो ये नहीं होगा कि इस चुनाव में तो हम नोएडा, अगले चुनाव में प्रयागराज, तीसरे चुनाव में प्रतापगढ़, चौथे चुनाव में बंबई, ऐसे वोटिंग नहीं होने पाए। इसमें किसी को क्या भला ऐतराज हो सकता है? और कमाल की बात यह है कि जब मैं टीवी पर विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुन रहा हूं तो बड़ा अजीब अजीब सा तर्क दे रहे हैं। वो कह रहे हैं बिहार में तो सब प्रवासी होते हैं, बंगाल में तो रोहिंग्या को निशाना बनाया जा रहा है। अरे कमाल है, रोहिंग्या को तो निशाना बनाया ही जाएगा ना, इसमें मतलब इसमें गलत क्या है? अगर कोई भी भारत देश का नागरिक नहीं है, वो सही रास्ते से भारत आया है, बिल्कुल अतिथि देवो भव। लेकिन अगर वो गलत रास्ते से आया है तो बिल्कुल उसको, मैं तो ये कहूंगा कि जैसे लतिया के भगाया जाता है वैसे अवैध घुसपैठियों को भगाया जाना चाहिए। फिर अगर वो हमारी चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो गया, हमारा मतदाता बन गया, तब तो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। फिर मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि विपक्षी पार्टियां चाहती क्या है, तरीका तो बताना चाहिए। अच्छा, बीजेपी किस तरीके से इस पूरे मामले पर पलटवार कर रही है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में दीघा में जो जगन्नाथ जी का मंदिर बना है वहां पे प्रसाद वितरण का ऐलान किया गया और फिर यहां से एक नया विवाद खड़ा हुआ। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर 2026 में होने वाले चुनाव से पहले हिंदुओं को लुभाने के लिए इस रथ यात्रा का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। जल्दी से आप ये कमेंट सुन लें। जगन्नाथ प्रभु को ही पॉलिटिसाइज कर दिया ममता बनर्जी ने, जो पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। इट इज ए कल्चरल सेंटर, उसमें तो पूजा नहीं हो सकता। कल्चरल सेंटर में पूजा कैसे हो सकता है? ये मुझे लगता है किसी की सरकार की काम रथ यात्रा कराना नहीं होता। जगन्नाथपुरी का अलग विषय है, तो वहाँ पे उस तरीके से होता है, सरकार पीछे रहता है। लेकिन ममता बनर्जी हिंदू वोट को बांटने के लिए, जो 5 से 10% हिंदू है, जिनको ममता बनर्जी हर बार मूर्ख बनाकर, धोखा देकर वोट ले लेते हैं। जैसे रामायण में हुआ था, रावण भी भगवा पहन के आया था ना, माँ सीता ने समझ लिया कि साधु है, गलती कर बैठे। उसी तरह पश्चिम बंगाल के कुछ हिंदू जो गलती पर बैठे हैं ममता बनर्जी के मंदिर को देखकर, और ममता बनर्जी उसी गलती का नाजायज लाभ उठा रहे हैं। और आगे आने वाले समय में ममता बनर्जी ने दूसरी तरफ से तोहा सिद्दीकी वगैरह से ये डिमांड भी रेज कर दिया कि वहाँ पे एक मस्जिद भी बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा टाइम जाने के बाद हिंदुओं को पता चलेगा कि जगन्नाथ कल्चरल सेंटर या जगन्नाथ मंदिर बोल के जो चलाया जा रहा है, वो मंदिर बनाने के लिए मंदिर बनाया जा रहा है या मस्जिद बनाने के लिए मंदिर बनाया जा रहा है। ये जो सुकांता मजूमदार कह रहे हैं ममता बनर्जी की टेंशन अगर अपने रोहिंग्या वोटर्स को लेकर है, तो सुकांता मजूमदार की टेंशन अपने हिंदू वोटर्स को लेकर है। ठीक कह रही हूँ विजय जी? बिल्कुल। और मुझे समझ नहीं आया क्यों पर, बल्कि उनको खुश होना चाहिए कि भाई एक ऐसी मुख्यमंत्री जिनको हमेशा वो मुस्लिम क्या कहते हैं उसको, अपीजमेंट के लिए आरोप लगाते हैं। यदि वो हिंदू लोगों के लिए जगन्नाथ यात्रा या जो भी कर रही हैं उसमें योगदान दे रही हैं, तो उनको खुश होना चाहिए। बल्कि समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ममता जी ऐसा कर रही हैं। लेकिन उनको मुश्किल ये हो रही है कि यदि ये वोटर भी उनके पास चला जाएगा तो फिर मुश्किल होगी ना। तो वोट, सबकी चिंता वही है। ममता जी बिना राजनीति के कर रही हैं ऐसा तो है नहीं। कोई भी राजनेता बिना राजनीतिक कारण के तो नहीं करेगा। अब चुनाव आ रहे हैं तो जगन्नाथ यात्रा भी होगी, अभी चंडी पाठ भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन अब सुकांता जी की परेशानी यही है कि अभी तक तो वो मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप उन पर लगाते रहे, अब जगन्नाथ यात्रा भी वही निकालेंगे तो फिर सुकांता जी क्या करेंगे?
हालांकि अभी नहीं, उनका लेकिन अध्यक्ष जगन्नाथ यात्रा तो कोई भी निकाल सकता है, हाँ, इसमें तो तो इसमें कोई कोई- ये तो कोई, और देश के हर शहर में वैसे भी और अभी निकलती निकल रही है, आज दिल्ली सुबह में भी निकल रही है, अहमदाबाद में भी निकली है, निकलती हर अहमदाबाद जगह में निकलती निकली है, उड़ीसा में आज शाम से शुरू हो रही है। मुझे लगता है कि शायद इसका जो उनका मूल ऐतराज है, वो जो प्रसाद मुसलमानों को बनाने का काम दिया है, या जिसको मैं पढ़ पा रहा था खबरों में, उस पर मूल ऐतराज है। क्योंकि ये जब कहना कि कोई मंदिर लेकिन बना ऐसा पाएगा, इतराफ उन्होंने अपने बयान में तो नहीं जाहिर किया। नहीं, मैं जो खबरों वो में तो पढ़ रहा यात्रा था, को लेकर बात ये आप कह रहे हैं ना, कि अगर लेकिन वो यात्रा सुकांता को लेकर मजूमदार है, के बयान को मैं तो ये देखूं, तो विचित्र है, इसको तो कोई भी नहीं समझ पाएगा। अगर सुकांत मजूमदार कह रहे हैं कि यात्रा नहीं निकालनी चाहिए, बिल्कुल निकालनी डिरेल हो गए क्या अपने सबको बयान अधिकार में? है। मुझे लगता है सुकांत मुजुमदार का बयान मूर्खतापूर्ण बयान है, अगर स्पष्ट भाषा में कहूं तो, कि आप कैसे कह सकते हो कि राज्य की मुख्यमंत्री, अगर राम मंदिर की पूजा आपने की थी लोकसभा चुनाव के पहले, उसके पहले प्रसाद घर घर आपने बंटवाया था, तब आप ये आरोप लगे थे कि आप हिंदू वोट के लिए कर रहे हो। आज ममता बनर्जी ये कर रही है, तो आप कह रहे हो कि बंगाल में हिंदू वोट के लिए ममता बनर्जी कर सरकार रही ने है। थोड़ी ना घर घर बंटवाया था, नहीं, वो तो पार्टी ने VHP बंटवाया का तो काम पार्टी के था। वर्कर ही बांट रहे होंगे ना उसके अंदर, भूमिका निभा रहे पश्चिम होंगे। बंगाल सरकार आप थोड़ी बांट रही है। क्यों ले रहे हो? क्या हिंदू वोट पर क्या भारतीय जनता पार्टी का सुकांत मुजुमदार का कॉपीराइट है क्या? अगर जी। ममता बनर्जी ने अगर वहां दीघा में मंदिर बनवाया जगन्नाथ का और काम हो रहा है, तो खुशी की बात है, अच्छी बात है ना। आप जनता के बीच अपने काम को लेकर जाइए। अब ये क्यों कहते हैं कि भाई आप हिंदू वोट है, आप हिंदू वोटर से भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा, मुसलमान खाली ममता बनर्जी को वोट करेगा? भारतीय जनता पार्टी को भी मुसलमान वोट मिलना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा केंद्र में काम कर रही है। इस तरीके से बात करना कि भाई ममता बनर्जी सिर्फ वोटों के लिए कर रही है, मुझे लगता है ये गलत है। मंदिर बनाई अच्छा बात है, और पूरे देश में मंदिर बनना चाहिए। जगन्नाथ का मंदिर दीघा में अगर ममता बनर्जी बना रही है, जिसके ऊपर मुसलमान तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को उसमें तो खुश होना चाहिए कि ममता बनर्जी भी अब हिंदुत्व की राह की तरफ बढ़ रही है। ठीक।